हेलो। 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 देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, यानी कि द इंडियन एविडेंस एक्ट में, आपका पिछले लेक्चरों में सेक्शन 6 तक पढ़ाया गया था। सेक्शन 6 से निश्चित एक क्वेश्चन बनता है, या तो समस्या बन जाती है, या आपका बेयर एक्ट ही तोड़कर अलग अलग दे देता है, जैसे बिहार में दिया। आपका बिहार में बेयर एक्ट ही तोड़कर अलग अलग दे दिया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि रेस जेस्टे का सिद्धांत मुख्य रूप से किस सेक्शन में समाहित हैं एविडेंस के, तो सेक्शन 6 मारेंगे। एक बार ये क्वेश्चन बना है सेक्शन 6 से प्री में कि सेक्शन 6 डायरेक्ट एविडेंस है कि इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि अनुश्रुत साक्ष्य। तो चूंकि सेक्शन 6 सेक्शन 60 का एक्सेप्शन या अपवाद है, अतः यह प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर हियर से एविडेंस या अनुश्रुत साक्ष्य है। इसके बाद केस जरूर याद रखिएगा। प्रथम केस बनता है थॉमसन बनाम ट्रिवेनियन। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण केस है वह मलकानी का केस है, और ये केस वर्तमान में 2-3 राज्यों में पूछा भी गया था। फिर आपका यूपी एपीओ में एक समस्या बनी थी, और वह समस्या आर वर्सेज वेडिंग फील्ड के केस पर आधारित थी। तो अगर भारत में हम देखें तो भारत में उसी समय और उसी स्थान पर या तो कथन किए गए हों, या विभिन्न समयों पर या विभिन्न स्थानों पर, बस एक ही आपका पहलू है कि वह फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य से कनेक्ट हो, संसक्त हो, जुड़ा हुआ हो, और जुड़ाव सामान्य न हो। जुड़ाव कैसा हो कि वह एक ही समव्यवहार का, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन का क्या बनाता हो, भाग। तो अगर आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस भारत में पूछे तो सेक्शन ये यूपीएपीओ में आ चुका है, तो सेक्शन 6 में रेस जेस्टे के रूप में
आप रेलेवेंट मारेंगे। इसके बाद आपका सेक्शन 6 से बताया गया था, आपका आलोचना पूछी गई है कि कौन आलोचक नहीं है, तो आपका 3 विद्वानों का नाम बताया गया था, आपका स्टोन, फिलिप्स और बिगमोर, ये आलोचक हैं। इसमें जो मॉडल दिया था प्री में कि कौन रेजेस्टे की आलोचना नहीं करता, और आया था 4 विद्वानों का नाम, एक दिया था जर्मी बेंथम, तो जर्मी बेंथम इसके आलोचक नहीं है। आइए, जो रेस्जेस्टे का सिद्धांत मुख्य रूप से सेक्शन 6 में समाहित हैं, लेकिन इसके कुछ अंश माने कुछ पार्ट कहिए या थोड़ा बहुत भाग सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में और सेक्शन 14 में भी पाया जाता है, कुछ कुछ अंश। अर्थात धारा 6 में दिए गए सिद्धांत के प्रवर्धन हेतु, प्रवर्धन यानी कि इम्प्रूवमेंट हेतु, आगे बढ़ाने हेतु सेक्शन 7 का आपका उल्लेख किया गया है, सेक्शन 7 बनाई गई है। तो सेक्शन 7 में दिया क्या गया है, पहले इसकी एरिया देखिए। अब सेक्शन 7 से मुख्य रूप से मेंस में भी क्वेश्चन आजकल बन रहा है और प्री में भी। मुख्य रूप से मेंस में जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि प्रसंग, हेतु या परिणाम की सुसंगति का वर्णन करिए, यानी कि ओकेजन, आपका रीजन या आप माने आपका ओकेजन, रीजन या आपका इफेक्ट का वर्णन करिए। क्या ये तीनों तथ्य या तीनों बातें साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती हैं। दूसरा आपका प्री के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सेक्शन। प्री में आपका ये बनता है क्वेश्चन कि जो लेग या पैरों के निशान हैं वह किस सेक्शन में रेलेवेंट होंगे और किस रूप में होंगे, सतर्क रहना है। तो आप पैरों के निशान पूछे तो आप सेक्शन 7 मार कर आएंगे। इसी पर हम और डिटेल में बताएंगे। जो फिंगरप्रिंट्स होता है, जैसे ही पैर समझिए, अब हाथ के निशानों को भी तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि जो हाथ के निशान हैं वह किस सेक्शन में सुसंगत होंगे, इसको हम डिटेल में कोरिलेट करके बताएंगे। आइए आपका सेक्शन 7 में दूसरा एंगल जो आपको पढ़ना है वो भी बता दिया जाए। अब जो भी बातें आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, एक और सावधानी आगे बरतनी है। अगर उन बातों का उल्लेख किसी इलस्ट्रेशन में या किसी दृष्टांत में किया गया है, तो कौन दृष्टांत, आजकल ये भी इंटरव्यू में पूछ रहा है, मेंस में तो आ ही रहा है, कौन दृष्टांत किस चीज से बेयर एक्ट में दिए गए किस शब्द से रिलेटेड हैं, ये भी दिमाग में अब धीरे धीरे रखना है। जो नया मॉडल बन रहा है, आपका कौन सा इलस्ट्रेशन किस शब्द से रिलेटेड हैं, इसको भी हम बताएंगे। आइए आपका सेक्शन 7 शुरू किया जाए। पहले आपका बेयर एक्ट की भाषा को देखा जाता है और तत्पश्चात अन्य बातें हम बताएंगे। देखिए कैसे बेयर एक्ट को तोड़ा जाता है। सेक्शन 7 निकाल लीजिए आपका एविडेंस एक्ट का, और जो बेयर एक्ट के एक शब्द हैं पहले उनको समझा जाए और फिर आपका इलस्ट्रेशन पर हम आते हैं और फिर डिटेल में इसको समझाते हैं। देखिए आपका बता दिया जाए 6 से लेकर 11 तक जो प्रावधान
दिए गए हैं वो थोड़ा कठिन भी हैं और अति महत्वपूर्ण भी हैं। ये जो प्रावधान रेलेवेंसी के बारे में हैं, इनको मुख्य उपबंध कहा जाता है। हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए कि सुसंगत के बारे में मूल उपबंध किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिया गया है। आज तक ये क्वेश्चन बना नहीं है। अगर आपका बन जाए रेलेवेंसी के बारे में तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 6 से लेकर 11 मूल प्रावधान है। आइए सेक्शन 7 देखा जाए, क्या कहता है बेयरेट। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम है, यानी कि वे तथ्य मतलब वे घटनाएं, वे बातें, वे फैक्ट जो विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट्स इन इशू के प्रसंग हैं। प्रसंग मतलब ओकेजन, ओकेजन यानी कि जो अवसर प्रदान करती हैं, अवसर यानी कि जो मौका प्रदान करती हैं। तो आपका कहावत भी कही जाती है कि मौका देखकर आपका बल्लेबाज चौका या छक्का मारता है, यानी कि बाल को परखता है और बाल पर बैट फेंकता है और तब आपका चौका या छक्का मारा जाता है। इस शब्द को भी हम डिटेल में बताएंगे। और जो ये आपका दूसरा हेतुक, हेतुक यानी कि रीजन, रीजन माने काज, काज का मतलब हुआ कारण। देखिए ज़्यादातर घटनाएं किसी न किसी कारणवश की जाती हैं। अब वे जो का घटना के कारण थे वे रीजन भी साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कई रीजन आपको बताया जाएगा कि क्या क्या रीजन है उदाहरण से। पहले अभी शब्द समझाया जा रहा है। और तीसरा शब्द है आपका परिणाम। परिणाम मतलब प्रभाव, प्रभाव का मतलब इफेक्ट होता है। यानी कि कहावत भी कही जाती है कि प्रत्येक घटना अपना कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ जाती है। आइए छाप छोड़ जाती है। तो आइए एक एक शब्दों को हम समझाएंगे। पहले बेयर एक्ट को तोड़ा जाए। देखिए क्या कह रहा है बेयर एक्ट। वे तथ्य सुसंगत हैं यानी कि उचित हैं अर्थात साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के यानी कि रेलेवेंट फैक्ट के या फैक्ट इन इशू के क्या है, अव्यवहित हो। यानी कि पहला किस शब्द को रेलेवेंट बनाया गया है, जो सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य का अव्यवहित हो। अव्यवहित मतलब इमीडिएट हो। दूसरा देखिए आपका, अभी हम इस शब्द को बताएंगे, अव्यवहित हो या अन्यथा। जो दूसरा शब्द है या अन्यथा, अन्यथा मतलब अदरवाइज, यानी कि किसी अन्य प्रकार से, अन्यथा मतलब कि किसी दूसरे प्रकार से, या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम। तीन शब्द दिए गए हैं, प्रसंग दिया गया है, दूसरा हेतुक दिया गया है और तीसरा क्या दिया गया है, परिणाम। यानी कि जो तथ्य विवादक विवादक या सुसंगत तथ्य के आपका प्रसंग बताते हैं, हेतुक बताते हैं या परिणाम बताते हैं, वे भी तथ्य क्या होंगे सेक्शन 7 में रेलेवेंट। फिर कहा गया है या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया। वस्तु स्थिति का मतलब हुआ उन हालातों को, यानी कि वे तथ्य भी सेक्शन 7 में सुसंगत घोषित किए गए हैं
जो वे वस्तु स्थिति यानी कि हालात या वास्तविकता बताते हैं। वास्तविकता क्या बताते हैं? माने स्टेट ऑफ थिंग्स का, वस्तुओं की स्थिति का। तो जो वास्तविकता बताते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए, यानी कि जिन हालातों में वे घटनाएं घटित हुई हैं या जिसने उसके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया, यानी कि जिस घटना ने या जिस तथ्य ने आपका उस संव्यवहार का अवसर दिया है, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वे हालात भी धारा 7 में रेलेवेंट होंगे जिन हालातों में घटनाएं घटी या जिन हालातों ने घटनाओं को घटने का मौका माने अपॉर्चुनिटी या अवसर प्रदान किया। अब इन्हीं को एक एक करके हमें डिटेल में देखना है। चूंकि सेक्शन 7 में 3 एलस्टेशन दिए गए हैं, तो तीनों एलस्टेशन को अब पहले अलग किया जाता है। देखिए कैसे तोड़ा जाता है। जो एलस्ट्रेशन नंबर ए होगा वह प्रसंग पर आधारित है। ये तोड़ लीजिए। एलस्ट्रेशन प्रसंग और हेतु, यानी कि आपका प्रसंग और हेतु पर कौन एलस्ट्रेशन नंबर आधारित है? ए। जो एलस्ट्रेशन नंबर 2 होगा यानी कि बी होगा, वह इफेक्ट को बताएगा, यानी कि किसको बताएगा? परिणाम को। और जो एलस्ट्रेशन नंबर सी है, यह आपका किसको बताएगा? तो यह स्टेट ऑफ थिंग्स को बताएगा, यानी कि उन वस्तुओं की स्थिति या हालात को बताएगा जिस हालात में घटना घटी या जिस हालात ने उस ट्रांजैक्शन या संव्यवहार को घटने का क्या प्रदान किया? अवसर। अब एक एक शब्दों को देखिए। सेक्शन 7 में जो आपका पहला शब्द आता है वह ये आता है कि वे तथ्य भी रेलेवेंट होंगे जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के अव्यवहित हो। अव्यवहित शब्द को अच्छे से समझना है। अव्यवहित मतलब न आए तो लिख लीजिए बैरेक्ट पर ही। अव्यवहित माने इमीडिएट। इमीडिएट मतलब तात्कालिक, हिंदी में कहते हैं तात्कालिक, या नज़दीक या पास, इसको पास भी कहते हैं, या निकटवर्ती। यानी कि जो तथ्य विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के समीप हैं, सेक्शन 7 उन्हें रेलेवेंट घोषित करता है। याद रखिएगा, अव्यवहित मतलब क्या? समीपवर्ती। फिर दूसरा बताया जा रहा है अन्यथा। अब जो ये अन्यथा शब्द है, इस पर एक क्वेश्चन कम से कम हमें बनाना है और अच्छे से बनाना है। देखिए बिहार आपका जे में भी क्वेश्चन बना था, ये अदरवाइज पर। आपका यूपी में भी क्वेश्चन बना था, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ भी अदरवाइज शब्द आए उसका अर्थ जरूर जानिए। अदरवाइज शब्द का मतलब ये होता है किसी अन्य प्रकार से या किसी दूसरे प्रकार से। तो आखिर अदरवाइज शब्द का प्रयोग एविडेंस में कहाँ कहाँ किया गया है, पहले हम वो निकालते हैं, तब सीआरपीसी, तब हम संविधान और फिर सीपीसी में इसे कोरिलेट करेंगे। लेकिन पहले हम एविडेंस ही देखते हैं। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, जो ये अदरवाइज वर्ड हैं, इसको हम देखेंगे सेक्शन 7 में, सेक्शन 11 में,
सेक्शन आपका 21 में, सेक्शन 29 में और सेक्शन 46 में। कम से कम इतनी धाराएं याद करनी पड़ेंगी। देखिए अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? अदरवाइज मतलब किसी अन्य प्रकार से। तो अदरवाइज शब्द आपका सबसे पहले किस में आया है? अन्यथा 7 में। फिर सेक्शन 11 में आया है। 11 में का मतलब ये हुआ कि जो तथ्य रेलेवेंट या उचित नहीं है वह कब उचित हो जाएंगे, उसमें भी अन्यथा शब्द आया है। फिर आपका सेक्शन 21 में का एक्सेप्शन नंबर 3 में अन्यथा शब्द आया है। फिर आपका 29 में अन्यथा शब्द आया है और 46 में। याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो अन्यथा शब्द आया है वह कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई जगह आया है। उसका मतलब एक लाइन जानिए। दो केवल मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आया तो कई जगह है, लेकिन जो बिहार में पूछा गया है वहीं अटैक करना है। एक तो आर्टिकल 21 में आया है, आप देखेंगे अन्यथा नहीं, लास्ट वाला शब्द, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, भाई लिख दिया जाए पहले, संविधान में 2 अनुच्छेद पढ़िएगा, मैं अन्यथा शब्द आर्टिकल 21 और आर्टिकल 356, क्योंकि बिहार में 356 से ही क्वेश्चन बना था, तो भाई दोनों एक साथ बताया जाए। अनुच्छेद 21 में अन्यथा शब्द आया है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के लाइफ यानी कि प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित किया जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, अन्यथा नहीं। यानी कि किसी अन्य प्रकार से मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति के प्राण और जीवन को या शारीरिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ। फिर आर्टिकल 356 में दिया है, वह आर्टिकल ये बताता है राष्ट्रपति शासन, यानी कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की सिफारिश या परामर्श पर या रिपोर्ट पर या अन्यथा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ बिहार में ये पूछा गया था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सिफारिश पर लगाया जाता है, किसकी रिपोर्ट पर लगाया जाता है, तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर, कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर, कि राष्ट्रपति स्वयं लगाता है, तो किसकी रिपोर्ट लिखा गया है? राज्यपाल। लेकिन एक शब्द गौर करना है, या तो राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा। आखिर अदरवाइज शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि हो सकता है गवर्नर और जो आपका सीएम है राज्य का, ये आपस में साठ गांठ कर ले, गवर्नर सीएम मनमाना काम करे, यानी कि कार्यपालिका मनमाना करे, और राज्यपाल मौनी बाबा जैसे बैठे रहें और राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही न दें। तो इसलिए अन्यथा रखा गया कि राष्ट्रपति को किसी भी अन्य तरीके से ये जानकारी मिल गई कि इस राज्य का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति 356 का यूज कर सकता है। एक सीपीसी में कोरिलेट कर दिया जाए जो आ चुका है। सीपीसी में पिछले आपका जो आया था अन्यथा शब्द आया था, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। सीपीसी का आर्डर 20 का रूल 19 का उपनियम 3, यानी कि अगर हम सीपीसी में देखें तो आर्डर 20 का रूल 19 का उपनियम कौन? 3। यहाँ भी अदरवाइज शब्द आया है, और ये जो अदरवाइज शब्द हैं ये
इक्विटेबल सेटअप यानी कि सामयिक मुजराई की बात करता है। हेलो। देखिए आपको अन्यथा शब्द बताया गया कि ये जो आया है ये इक्विटेबल सेटअप या सामयिक मुजराई, तो पूछा गया था जे में सामयिक मुजरा कहाँ दिया गया, तो कहाँ मार कराएंगे, सीपीसी के आदेश 20 के नियम 19 का उपनियम 3। अन्यथा हम शब्द बताए। अन्यथा के बाद आपका अगला शब्द है प्रसंग। पहले प्री के लिए क्वेश्चन यहाँ बना लिया जाए, तब आपका एक एक शब्द समझाया जाए। देखिए प्री में कैसा क्वेश्चन एमपी और इत्यादि राज्यों ने बनाया है। सेक्शन 7 में क्या रेलेवेंट है, दे देगा प्रसंग, हेतुक, परिणाम, और चौथा ऑप्शन देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी, तीनों है। अब भरमाने वाला देखिए क्वेश्चन क्या बनता है जो कई राज्य बना चुके हैं कि सेक्शन 7 में कौन रेलेवेंट नहीं है, दे देगा हेतु, हेतु, प्रसंग, परिणाम। तो यहाँ सतर्क रहना है, जो मोटिव या हेतु है वह सेक्शन 7 में रेलेवेंट न होकर 8 में रेलेवेंट है, तो ऑप्शन आप क्या मारेंगे, हेतु। हेतु यहाँ नहीं है, किस सेक्शन में है, 8 में। अब एक एक शब्दों को आइए, प्रसंग क्या है। देखिए जब भी कोई घटना घटित होती है या कोई अपराध कारित किया जाता है, तो ऐसी दशा में मौका देखकर या अवसर देखकर ही आपका वह घटना घटित की जाती है। यानी कि अभियुक्त जब भी अपराध करता है मौके की ताड़ में रहता है, मौका मिलते ही वह उस घटना को अंजाम दे देता है। तो जब घटना घटित हो गई तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि हजूर ये अवसर मिला और इस अवसर का ये लाभ उठाया, भले गलत तरीके से उठाया हो, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये घटना क्या की, कारित। अब देखिए अवसर का लाभ, मान लीजिए कि एक लड़की है और सोने की बाली पहनी है। अभियुक्त ने भीड़ भाड़ मार्केट में उसे देखा, पीछा करने लगा और अवसर की तलाश में आ गया, और जैसे ही भीड़ भाड़ से लड़की क्या निकली बाहर, कान की बाली छीन कर फरार हो गया। तो ये दिखाया जा सकता है कि हजूर देखिए ये मौका मिला इसको, और जब से ही मौका मिला, अकेली लड़की थी और ये क्या किया, कान की बाली लेकर भाग गया। तो मौका था, मौका का मतलब आपका, आप लोगों को भी इस बार मौका मिलने वाला है। आपका यूपी जेएपीयू आ जाएगी, आपका राजस्थान आई ही हुई है, उत्तराखंड भी फार्म आया है, एमपी एडीपीओ आया है फार्म। तो आपके भी पास मौका है, और इस मौके का क्या उठाइए, लाभ। जहाँ तक मौके या अवसर की बात है, आपका दृष्टांत नंबर 1 या दृष्टांत नंबर ए इसका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब दृष्टांत नंबर ए देखा जाए। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा, यानी कि विवाद ये है कि क्या ए ने बी को लूटा, यानी कि क्या ए ने बी को लूटा। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया।
या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। अब सतर्क रहना इस पर भाई। आखिर एक के साथ क्यों लूट हुई? पहला, क्या कारण था? कारण ये था कि वह धन लिया था और अन्य व्यक्तियों को क्या किया, दिखाया। दूसरा, अवसर, यानी कि लोगों को क्या अवसर मिला, यानी कि इसका मतलब, अवसर का मतलब कि घर में रखता तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेले में लेकर गया तो बताने की क्या आवश्यकता थी? दो चार लोग सुने होंगे और उसके क्या लग गए होंगे पीछे, और जैसे भीड़ भाड़ से थोड़ा बचा होगा वैसे ही लूट उट कर क्या होंगे, भाग गए होंगे। यानी कि लोगों को क्या मिला? लूटने का अवसर। तो यहाँ दोनों सेट हो रहा है, कारण और दूसरा क्या सेट हो रहा है? अवसर या मौका। दूसरा देखिए शब्द, दूसरा हेतुक शब्द है। हेतुक का मतलब होता है आपका, कह सकते हैं कि कारण या रीजन, या आपका कारण कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं, काज कह सकते हैं। ज्यादातर घटनाएं किसी न किसी कारणवश ही होती हैं। वे जो घटना घटित होने के रीजन या कारण होते हैं, इस सेक्शन के तहत आपका रेलेवेंट बनाए गए हैं। कारणों से ये पता चलता है कि ये घटना क्यों घटित हुई। जैसे कि आपका कई उदाहरण दिया जा सकता है, एक दो उदाहरण हम भी बता रहे हैं कारण का। आपका देखिए, आपका किसी व्यक्ति के, मान लीजिए आपका इसी समय का उदाहरण बताया जाए, तमाम लोगों की नौकरी इस कोरोना काल में चली गई, तमाम लोग भूखमरी के शिकार हो गए, तो इस कारण से लोग अपराध की ओर उन्मुख हुए हैं। और देख सकते हैं समाज में कि अपराध, साइबर क्राइम की बाढ़ आ गई है और अन्य अपराधों की भी बाढ़ आई है। यानी कि आप देख सकते हैं समाज में, पेपर में रोज निकल रहा है, ये लेकर भागा तो ये छीन कर भागा। तो किस कारण से लोग अपराध किए हैं? अगर किसी के पास पैसा कम है, नहीं है, तो वह क्यों अपराध किया? क्या कारण रहा? कि पैसे का न होना। अब दूसरा ये है कि जो बड़े घर के लड़के रहते हैं, अगर उनके माता पिता पैसा नहीं देते तो वह जो उनका शौक है शबाब कबाब और सिगरेट शराब का, उसको पूरा करने के लिए, माने पूरा करने के कारण से वह अपराध करते हैं। कारण के बारे में आपका कह सकते हैं कि आपका चुनाव का भी देख सकते हैं। प्रधानी का चुनाव हुआ, एक प्रधान हार गए, एक दूसरा आदमी जीता, तो हारने वाले ने जीतने वाले की हत्या कर दी। तो यहाँ रीजन क्या होगा कि वह क्या हुआ था? हार गया था, और दूसरा व्यक्ति क्या हुआ था? जीता। या कोई दुर्घटना हुई तो जांच कमेटी बनाई जाती है कि ये दुर्घटना किस कारण से हुई, चाहे रेलवे की दुर्घटना हो, विमान की दुर्घटना हो, इत्यादि तमाम उदाहरण हैं। सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन दो तीन पर हमें एरिया क्या करना है? सीमित करना है। यानी कि हेतुक भी सुसंगत है। अगला आपका देखा जाए, कह सकते हैं अगला देखिए, इसमें आपका तीसरा शब्द जो आया है वह परिणाम या इफेक्ट पर आया है। इफेक्ट पर अच्छे से और समझना है। प्रत्येक कार्य कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ जाता है। जो प्रभाव उस कार्य का होना ही नहीं दर्शाता, बल्कि उसकी प्रकृति पर भी प्रभाव डालता है।
यानी कि इफेक्ट या परिणाम, जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या या सुसाइड किया है कि उसकी हत्या की गई है, वह उसके परिणामों पर या इफेक्ट या शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों से ही डिसाइड होता है। यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक उदाहरण, किसी व्यक्ति की लाश नदी में मिलती है, ठीक। अब उस व्यक्ति ने सुसाइड किया, यानी कि वह डूब कर मर गया, कि पहले किसी ने मारा और उसे नदी में फेंक दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका पहले से मारा गया था कि नदी में डूब कर मरा, यानी कि हत्या हुई कि आत्महत्या, उसके जो इफेक्ट हैं, परिणाम हैं, उसी से ये गवर्न किया जाएगा। देखिए इसमें अंतर है। अगर वह डूब कर मरा होगा तो उसके शरीर में पानी गया होगा और पानी निकलेगा, फूला होगा शरीर। अगर पहले मारकर उसे नदी में फेंक दिया गया होगा तो शरीर में उसके पानी नहीं मिलेगा। तो शरीर में पानी न मिलना इस बात का प्रभाव है कि पहले ही मारकर कहाँ फेंका गया है, नदी में, और शरीर में पानी मिलना मतलब कि उसे माने पहले नहीं मारा गया, वह नदी में डूब कर ही क्या हुआ, मर गया। अब आइए जहर में देखा जाए। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के मुख से गाज फेंक रहा है, एक व्यक्ति फेन फेंक रहा है, तो यानी कि फेन फेंकना किसका प्रभाव है, इसी का प्रभाव है कि यह जहर से ही मरा होगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति जहर खाता है, पॉइजन खाता है, तो मुख से क्या फेंकने लगता है, झाग। तो जो मुख से झाग आ रहा है वह इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, जहर का। याद रखिए, प्रभाव है। अब इसी प्रभाव या परिणाम या इफेक्ट को आप पैरों के चिन्ह से देखेंगे। आइए देखा जाए और दृष्टांत नंबर बी को कवर करते हैं। देखिए दृष्टांत नंबर बी भाई। प्रश्न यह है कि क्या कौ ने ख की हत्या की? उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, ये क्वेश्चन है न्यायालय में। जहां मर्डर किया गया वहां भूमि पर पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, पैरों के चिन्ह अस्त व्यस्त हैं। अस्त व्यस्त का मतलब ये हुआ कि मरने वाला मरने से पहले अपनी जान बचाने के लिए पूरा प्रयास किया होगा, ऐसे ही नहीं मर गया होगा, पूरा वह क्या किया होगा, प्रयास। तभी तो पैरों के चिन्ह बिखरे हुए, यानी कि पूरा गुत्थम गुत्थी हुआ होगा। यानी कि इसका मतलब कि जो ये पैरों के चिन्ह हैं ये प्रभाव बताते हैं, इफेक्ट बताते हैं, और किस सेक्शन में रेलेवेंट होंगे, 7 में। इसी प्रकार तुरंत को रिलेट करके भी पढ़ना है। जो फिंगरप्रिंट होता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सतर्क रहना है। पैरों के चिन्ह है तो सेक्शन 7 मारना है। यहीं आ जाए आपका फिंगरप्रिंट या अंगुलियों के चिन्ह किस सेक्शन में रेलेवेंट होंगे, तो सेक्शन 9 मारना है। और यही क्वेश्चन ये आ जाए कि अंगुलियों के चिन्ह किस व्यक्ति के हैं, क्या इस बारे में एक्सपर्ट की ओपिनियन या विशेषज्ञ की राय सुसंगत होगी कि नहीं, ली जा सकती है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा ली जा सकती हैं। और किस सेक्शन में, 45। फिर एक बार बता रहा हूँ, काफी महत्वपूर्ण है ये। पैरों के चिन्ह रेलेवेंट होंगे सेक्शन 7,
हाथों के चिन्ह रेलेवेंट होंगे 9 और हाथों के चिन्ह में एक्सपर्ट ओपिनियन या विशेषज्ञ की राय भी ली जा सकती है। एविडेंस के किस सेक्शन में? 45। अगला ये आपका परिणाम के बाद देखा जाए आपका क्या बताया जा रहा है। परिणाम के बाद आपका ये बताया जा रहा है कि वह वस्तुओं की स्थिति, स्टेट ऑफ थिंग्स, यानी कि हालात या परिस्थितियों या कंडीशन का साक्ष्य दिया जा सकता है। ऐसी कंडीशन का साक्ष्य दिया जा सकता है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य जिस कंडीशन में घटित हुए हों या जिस कंडीशन ने ऐसे ट्रांजैक्शन या संव्यवहार को घटने का अवसर प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी दी या सुअवसर दिया। अब इस पर आपका केस लिखना पड़ेगा और आइए 2 केस मैं बता रहा हूँ। पहला रटन बनाम रेजी नाम बताया भी गया था सेक्शन 6 में, यानी कि इसको रटन बनाम कहीं कहीं रेजी नाम देगा, रटन बनाम कहीं कहीं क्वीन भी देगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे रेजी नाम दे या क्वीन दे। इसमें देखिए हुआ क्या था, फिर एक बार हम बता रहे हैं। एक औरत घबराई हुई थी, पुलिस को फोन मिलाई, वह डरी सहमी थी, केवल अपना नाम और पता बता पाई, तब तक उसका फोन ठप पड़ गया। 5 मिनट में पुलिस उसके घर पहुंची और उसकी लाश पाई गई। पति पर हत्या का आरोप लगा। पति ने ये कहा कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी। अब ये है कि जस्टिस लॉर्ड विल्बरफोर्स ने इस केस में रेहजेस्टे को वैज्ञानिक तरीके से बताया था और इस कथन को सेक्शन 6 में रेलेवेंट माना था। किस जज ने? लॉर्ड विल्बरफोर्स। अब आखिर इसमें हालात क्या थे? हालात देखिए क्या थे। हालात यह दिखाया गया सेक्शन 7 के तहत कि हजूर वस्तु स्थिति यह है कि यह जो स्त्री का पति था यह दूसरी स्त्री से प्रेम करता था और अपनी पत्नी से नाखुश था और चाह रहा था कि वह अपनी पत्नी से छुटकारा पाले। तो घटना इस हालात या कंडीशन या परिस्थिति में की गई और गोली अचानक नहीं चली बल्कि जानबूझकर क्या की गई है? मारी गई है। ये पहला हालात। दूसरा आपका वे हालात जिसने ट्रांजैक्शन या संव्यवहार का घटने का अवसर या अपॉर्चुनिटी दी। अब देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है। इस पर एक केस आता है आर वर्सेज डोने नल का। आर वर्सेज डोने नल का केस आता है। इस केस में देखिए क्या होता है, लास्ट ये चल रहा है इस डोने नल, आर वर्सेज डोने नल। देखिए इस केस में क्या होता है। एक व्यक्ति था, वह बीमार रहता था। उसकी माँ दवा की शीशी एक जगह रखी थी और समय समय पर आकर दवा ढक्कन खोलती थी और 2 बूंद या 1-2 ढक्कन पिलाती थी, चली जाती थी। एक व्यक्ति था जो इस वाकया या हालात से परिचित था। वह जानता था कि दवा की शीशी यहीं रखी जाती हैं और इसकी माता रोज आकर खोलकर क्या करती हैं? पिला देती हैं। तो उसे अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला और क्या किया कि दवा की शीशी हटाया और वहाँ जहर की शीशी रख दिया। उसकी माँ आई, जहर की शीशी खोली और अपने ही पुत्र को क्या की? पिला दी।
तो ये दिखाया गया साक्ष्य में कि हजूर अभियुक्त स्थिति को जानता था और इस स्थिति में उसे संव्यवहार का अवसर मिला और अवसर मिलते ही दवा की शीशी हटाकर क्या रख दिया, जहर की। अगला देखिए, इसमें ये जो हालात हैं इस पर जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत नंबर आपका सी काम करेगा। देखिए प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। अब देखिए, विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिसने विष देने का अवसर मिला सुसंगत हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी की आदतों को जानता था और आपका बी की आदतों को जानता था और उसी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और उसी में जैसे कि डोनेलन के केस में क्या रख दिया था, जहर की शीशी, तो उसी अवसर का लाभ उठाया और क्या पिला दिया होगा, जहर, ये मर जाएं। तो ये तीसरा दृष्टांत किस पर आधारित है, हालात पर, क्योंकि ए बी की कंडीशन को क्या करता था, जानता था। देखिए लास्ट में सामाजिक नियम भी बताया जाए। अगर आपकी कोई कमजोरी है और आप उस कमजोरी को समाज को बताते हैं तो समाज आपकी कमजोरी का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेगा। बहुत कम लोग होंगे कि आपका नहीं करेंगे। जैसे कोई लड़की है, किसी को अपनी मजबूरी बताई तो समाज के लोग हैं वह उसका नाजायज क्या उठाने का प्रयास करते हैं, उस हालात में अवसर खोजते हैं और उस हालात में उसका लाभ भी उठाते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को ऐसा जानता हूं और मैंने मना भी किया कि आप अपनी समस्याओं को हमसे तो बता दिए लेकिन किसी अन्य से न बताइए, क्योंकि ये समाज है और उसका क्या उठाएगा, नाजायज फायदा। कई लड़कियां ऐसी आई पढ़ने जिनके पति से विवाद हैं और आपका डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी दशा में लोग भाई उन पर डोरे डालने लगते हैं जानकर कि ये तो अकेली हैं, आपका कह सकते हैं कि डाइवोर्स वाली हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसी दशा में अपनी कमजोरी न बताइए किसी को, ये सामाजिक नियम है, आपको भी सलाह दी जाती है, आप बचे रहेंगे समाज से। अगला देखा जाए, सेक्शन 7 समाप्त हो गया, अब सेक्शन 8 देखा जाए। सेक्शन 8 से प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 8 की जहां तक बात है, पहले सेक्शन 8 को कोरिलेट करके यूपीएपीओ में बना है और काफ़ी आपका इलस्ट्रेशन भी है, यहाँ भी हमें तोड़ना है। देखिए अब धारा 8 देखा जाए, जो ये सेक्शन 8 है ये 3 बातों को रेलेवेंट बनाता है। पहले तो ये जानिए आपका 3 बातों को, पहला हेतु को, हेतु यानी कि मोटिव, दूसरा तैयारी को, प्रिपरेशन, और चौथा कंडक्ट या आचरण को रेलेवेंट बनाता है। घटना के पूर्व का भी आचरण सुसंगत होगा और पश्चात का, यानी कि आपका प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, घटना के पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती। फिर एक बार यहीं आपका पहला क्वेश्चन बनाया जाए भाई, देखिए आपका प्री में कैसे यहाँ से बनता है। सेक्शन 8 में कौन रेलेवेंट नहीं है, ये पहला क्वेश्चन, नहीं वाला ज़्यादा बन रहा है। दे देगा मोटिव, दूसरा दे देगा प्रिपरेशन, तीसरा दे देगा कंडक्ट,
और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सुसंगत नहीं है? तो ऊपर वाले तीनों जब सुसंगत हैं तो चौथा ऑप्शन मारेंगे, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये पहला भरमाव क्वेश्चन। चौथा ऑप्शन में आपको दे देगा हेतुक देता है, यही गलती होती है। हेतुक या कारण को सेक्शन 7 में रेलेवेंट बनाया गया है और हेतु या मोटिव को या ध्येय को, लक्ष्य को आपका किस सेक्शन में? 8 में। गलत ना हो तो सेक्शन 8 में क्या रेलेवेंट नहीं है? तो अगर हेतु आ जाए, तैयारी आ जाए, आचरण आ जाए, हेतु आ जाए, तो क्या सुसंगत सेक्शन 8 में नहीं है? हेतु, रीजन, रीजन आपका सुसंगत नहीं है, काज कहा जाता है। फिर क्वेश्चन एक बार ये बना, अभी पिछली बार एमपीजे में बना था आपका, कि सेक्शन 8 में रेलेवेंट है पूर्ववर्ती आचरण, पश्चातवर्ती आचरण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर आएंगे? हमने क्या लिख रखा है? घटना के पहले का आचरण की बाद में की दोनों, दोनों, ये सतर्क रहना है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्शन 8 में क्या रेलेवेंट है? हेतु, तैयारी, आचरण, उपर्युक्त सभी। तब तो तीनों पकड़ लेंगे, क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। अब एक क्वेश्चन आपका अच्छा मैं बता रहा हूं तब आगे बढ़ा जाए। आपका ये पूछा जाता है सेक्शन 14 से कोरिलेट करके कि सेक्शन 14 में 14 में मन की दशा के रूप में क्या सुसंगत नहीं है? दे देगा उपेक्षा, सद्भावना, आशय, हेतु। तो बताइए सेक्शन 14 में क्या रेलेवेंट नहीं है? हेतु या मोटिव। क्यों? क्योंकि हेतु तो किस धारा में रेलेवेंट है? 8 में। हेतु क्या हेतु दे तो घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है और काफी लोग गलत करके आए हैं। फिर एक बार देखिए, हेतु या मोटिव सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ माइंड या मन की दशा के रूप में रेलेवेंट नहीं है। इसे कहाँ रेलेवेंट बनाया गया है? आपका सेक्शन 8 में। बताएंगे हम डिटेल में हेतु क्या है, तीनों शब्द समय लगता है इसको। 8, 8, 9, 10, 11 यही तो मुख्य धाराएं हैं। अब दूसरा जो यूपी एपीओ ने क्वेश्चन बनाया वह ये बनाया कि कंडक्ट या आचरण को कहाँ कहाँ किस किस कानून में रेलेवेंट बनाया गया है। तो भाई गलत न हो, एक जगह आप एकत्र कर लीजिए, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में कंडक्ट रेलेवेंट है? तो 8 में। फिर आपका सीआरपीसी में खूब पूछा जाता है तो 280 मार कर आइएगा धारा, और सीपीसी में पूछा जाए तो आदेश 18 का रूल 12 याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जल्दी मिलना मुश्किल है, इसको उतार लेना है एक जगह। कंडक्ट कहाँ कहाँ रेलेवेंट है? यूपी में ही बना है ये। तो आपका जवाब रहेगा एविडेंस के सेक्शन 8 में, सीआरपीसी के सेक्शन आपका 280 यानी कि डी माइनर यानी कि भावभंगी, यानी कि जो गवाह गवाही दे रहा है उसकी भावभंगी आपका किस धारा में सुसंगत? हाव भाव 280। और सीपीसी में भावभंगी या डी माइनर किस सेक्शन, किस आर्डर के किस रूल में? तो आर्डर 18 के रूल 12 में सीपीसी में गवाह का डी माइनर अर्थात हाव भाव भावभंगी क्या है? रेलेवेंट। भावभंगी को ही कंडक्ट कहा जाता है। यानी कि जब गवाह गवाही दे रहा था तो डांस कर रहा था, रो रहा था या हंस रहा था,
आंखें तरेर रहा था, चवन्नी मुस्की काट रहा था इत्यादि, ये भाव भंगी है। ऐसी को हम क्या कहेंगे? आपका कंडक्ट कहेंगे। और कंडक्ट में जो पूछा जाता है, घटना के बाद फरार हो गया, ये घटना का पूर्ववर्ती आचरण है कि पश्चातवर्ती? पश्चातवर्ती। और किस धारा में फरारी रेलेवेंट होगी? आपका सेक्शन 8। तो चूंकि जूरिस्प्रूडेंस भी चलाना है, तो अभी आपका 10 मिनट बाद क्लास चलेगा जूरिस्प्रूडेंस का। फिर एक बार सूचना दी जाए, 10 मिनट बाद क्लास चलेगा, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा जूरिस्प्रूडेंस का क्लास, और सेक्शन 8 को कल हम और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।